नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पहुंच चुके हैं 40वें नंबर की क्लासेस में, यानी कि एसएससी एमटीएस की आपकी 14 नंबर की क्लासेस आज होने वाली हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक की क्लासों में आपने बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट किया है। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए मेरी, नेक्स्ट मंथ से ही लेके आ जाऊंगी। अगर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर जाइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुँच सके। चलिए शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अंजलि भारत जी की 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए नेक्स्ट है, हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम में आ चुका है। हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अंग कौन कौन सा है तो क्या आप आंसर बता पाएंगे? अंग कौन कौन से हैं? अभी बात कर रहे हैं अंग नहीं है तो अरावली पर्वत नहीं है, कैमूर पर्वत नहीं है, विंध्याचल पर्वत नहीं है। अगर कोई अंग है तो हिमालय पर्वत है, क्योंकि हिमालयी श्रृंखला लिखा हुआ है तो नाम से ही स्पष्ट है। अगर हिमालय पर्वत ना दे, कल से अगर कुछ और ऑप्शन आ जाए तो आपको याद रखना है, एक तो आ जाएगा हिंदू कुश, ये इसका अंग है, और दूसरा आ जाएगा काराकोरम। दर्रे पढ़ाए थे ना मैंने, काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है। तो काराकोरम दर्रा प्रमुख हो जाएगा, यानी कि काराकोरम जो है पहाड़ी का एक अंग हो जाएगा हिमालय श्रृंखला के अंदर। हिमालय की बात करें तो प्रमुख 7 देशों के अंदर फैला हुआ है, सभी को अच्छे से पता है। अरावली पर्वत की अगर मैं बात करूं तो ये भी प्रमुख 4 राज्यों के अंदर है, 4 राज्य के अंदर है। अरावली पर्वत राजस्थान के आसपास जितने भी राज्य लगते हैं उनके अंदर आ जाएगा। कैमूर पर्वत की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। और मध्य प्रदेश के साथ में ही फैलाव इसका चला जाएगा बिहार तक। कहाँ तक चला जाएगा? बिहार तक इसका फैलाव जाएगा। और बिहार के अंदर क्या है? सासाराम तक इसका फैलाव जाएगा। सासाराम में किसका मकबरा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सासाराम के अंदर किसका मकबरा है। विंध्याचल पर्वत की बात करूं तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, राणा सांगा का समकालीन मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह से पूछा गया है, राणा सांगा के समकालीन। तो राणा सांगा से अगर आपको सारे युद्ध याद है ना, मैंने काफी समय आपको बोला था कि हिस्ट्री में जितने भी प्रमुख युद्ध हैं याद जरूर करिएगा। चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, जितने भी इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। राणा सांगा की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो राणा सांगा के साथ में यानी कि समकालीन थे बाबर और राणा सांगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो युद्ध आ जाएगा खानवा का युद्ध। कौन सा आ जाएगा? खानवा का युद्ध हुआ था। साथ में ही सन अगर पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? 1527। क्या लिखोगे? 1527 का युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के भी अपन क्या करेंगे? अब ऑपरेशन करेंगे। हुमायूं की अगर बात करूं तो हुमायूं के साथ में युद्ध किसने लड़ा था? शेर शाह सूरी ने युद्ध लड़ा था, शेर शाह सूरी ने। और अगर मैं बात करूं शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा युद्ध था? तो वो आ जाएगा चौसा का युद्ध। इसका युद्ध आ जाएगा, चौसा का युद्ध आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आप सभी जानते होंगे। दूसरे राजा महाराजा को आप पहचानो ना पहचानो, पर अलाउद्दीन को आप सभी पहचानते होंगे क्योंकि इनके ऊपर क्या है? मूवी बन चुकी है। कौन सी मूवी बनी थी? वो पद्मावत नाम कर दिया था बाद में, पद्मावती मूवी बनी थी इनके ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी किसको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं? तो रानी पद्मिनी को देखने के लिए, और इसी के ऊपर क्या है? मूवी बन जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो इनने क्या है? चित्तौड़ का युद्ध लड़ा है, जिसके अंदर क्या है? इन्होंने घेराबंदी कर दी थी। 8 महीने लगातार इन्होंने घेराबंदी करी थी। ये चित्तौड़ का किला है और इसके आसपास के जो एरिया है यहाँ पे क्या है? इसने घेराव डाल दिया, पड़ाव डाल दिया। तो अब क्या है? जो किला ऊपर बना हुआ है पहाड़ी पे, वहां पे कोई भी चीजें आ जा नहीं सकती थी।
दो प्रमुख द्वार थे इस किले के, पर बाहर कोई भी नहीं जा सकता था। 8 महीने तो इनका राशन पानी चला, पर बाद में क्या है, इनको क्या है, सरेंडर करना पड़ा रावल रतन सिंह को। देखी होगी मूवी तो आपको अच्छे से पता होगा। अभी बात करें अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ में सबसे बड़ा जो युद्ध था ना, वो सबसे अलग और बेहतरीन था। ये अलाउद्दीन खिलजी की ही देन है कि आज भारत का नक्शा कुछ और है, नहीं तो कुछ और ही होता है। यानी कि मंगोल नाम सुना होगा ना, मंगोल का नाम सुना होगा, चंगेज खां का नाम सुना होगा, चंगेज खां का एक नारा था। अब इन्होंने इनके साथ में एक युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्या है, ये आ रहे थे गोबी रेगिस्तान का नाम सुना होगा ना आपने, वहाँ से ये कहाँ पे आ रहे थे, युद्ध लड़ने के लिए, यहाँ पे राज करने के लिए। चंगेज कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। तब शासन किसका रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दोनों हाथों से तलवार चलाता है, और वो क्या करता है, एक साथ उनकी जितने भी आए थे वहाँ पे, कौन आए थे, मंगोल, यानी कि चंगेज खां इनका निरीक्षण कर रहा था उस समय। तो वो आए, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा ही उनका सिर काटना शुरू कर दिया। और इसका भी इतिहास भी गवाह है कि इन्होंने टोटल कितने 8000 सिर एकदम से काट दिए, और उन 8000 सिरों को क्या किया, एक दीवार के रूप में चुनवा दिया। उस समय दिल्ली के अंदर एक किला बनने जा रहा था जिसका नाम था सीरी का किला। आज भी है वो किला, सीरी का किला, जिसमें ईंटों की जगह 8000 सिर चुनवा दिए थे मंगोल के। और वाकई में अगर मंगोल भारत में आ जाते ना, तो भारत का नक्शा क्या, पूरा भूगोल ही चेंज हो जाता। इनका एक नारा था चंगेज खां का। चंगेज खां बोलता था, जो इसका सेनापति या प्रमुख मान सकते हैं, वो बोलता था कि अपनी हार हो या जीत हो, जहाँ आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ अपना जीन छोड़ के आएंगे। इनका एक लक्ष्य था कि जहाँ कहीं गए, अगर 100% जनसंख्या है उसमें से 50% करके आ जाएंगे, और 50% जीवित कौन रहेगा, सिर्फ महिलाएं जीवित रहेगी, बाकी 50% जितने भी पुरुष थे उनको क्या है, वो मार के आ जाते थे। तभी तो इनका नारा था कि हारेंगे या जीतेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे अपना जीन छोड़ के आएंगे, यानी कि अपना वंश को छोड़ के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये करते थे। साथ में ही अगर इनको प्यास लगती थी ना, तो ये क्या करते थे, इनके साथ में जितने भी घोड़े वगैरह रहते थे ना, उनके पैर की नस काट के वो क्या कर देते थे, उनका खून पी लेते थे। मतलब ऐसे थे। इंसानों को मार के खाने में सिर्फ इनको 3 मिनट लगता था। कितना, 3 मिनट। 3 मिनट में ये एक पूरे इंसान को निकल जाते थे, खा जाते। ये हकीकत है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आप हिस्ट्री उठा के देखना, इसकी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये आ जाते तो 50% कौन रह जाता, सिर्फ महिलाएं रह जाती, और आज इसका जो है नक्शा बिल्कुल चेंज हो जाता। अब एक और इनकी खासियत थी, ये नहाते कभी नहीं थे। पता है, अभी गर्मी में आप देख लो, सर्दी में तो 2-2 4-4 दिन किसी के निकल भी जाए, पर गर्मी में तो किसी के नहीं निकलेंगे ना। पर ये क्या करते थे, कभी भी नहीं नहाते थे। इनके इसमें वर्जित था बिल्कुल कि नहाना बिल्कुल भी नहीं है। और जब ये कहीं पे भी आक्रमण करने के लिए जाते थे ना, तो 2 मील दूर से ही क्या है, इनकी स्मेल आना शुरू हो जाती थी कि कौन आ रहा है, मंगोल आ रहे हैं, है ना। चंगेज खां के जितने भी सिपाही हैं, सेना नायक हैं, वो सभी आ रहे हैं। तो इन सभी से अगर रक्षा करी थी किसी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। अगर कभी दिल्ली जाना हुआ आपका, तो घूम के जरूर आइएगा, सीरी का किला देख के आइएगा। वहाँ पे 1000 सिर कटे हुए उसकी क्या है, अभी भी दीवार बनी हुई है। अभी थोड़ा चेंज हो गया होगा, पर बनी थी उस समय। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का बहुत प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। किसने अपनाया था, देखिए यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध की अगर बात करूँ तो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था अशोक ने। यहाँ पे बात हो रही है जैन धर्म की। मैंने पहले बौद्ध इसलिए बताया क्योंकि क्या है, इन्होंने अंतिम दिनों में किया था, और अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध के उपरांत किया था, है ना। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, आप सभी को पता होगा। और हुआ क्या था, उस युद्ध के जो भयंकर नरसंहार हुआ था, उसी के चलते उन्होंने क्या है, बौद्ध को अपनाया था। पर बात यहाँ पे जैन धर्म की हो रही है, तो अपनाने वाला आ जाएंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है ये, तो ये क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। मौर्य साम्राज्य के क्या रहते हैं, ये संस्थापक रहते हैं। मौर्य साम्राज्य के ये संस्थापक रहते हैं। और साथ ही यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा, कहाँ के शासक थे ये, तो ये मगध के थे स्टार्टिंग में तो, और बाद में जाते जाते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे अपना क्या है, परचम लहराया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन में भारत
की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। आप बोलोगे चंगेज खां की बात हो रही थी तो अलाउद्दीन खिलजी ही आना चाहिए, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी से बाद में लड़ाई होती है, उससे पहले ही ये क्या करते हैं, भारत की सीमा पे आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जब अलाउद्दीन को पता चलता है तो वो उनको क्या है, मार गिराता है। तो जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में, मतलब किसकी सीमाओं पे क्या है, ये आक्रमण कर देते हैं, तो इल्तुतमिश के। और ये कौन है, तो ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश का था, ऐबक वंश का था। क्या था, ऐबक वंश का था। और कुतुबुद्दीन के बाद में कौन शासक करता है, तो इल्तुतमिश करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सार्क के पहले विस्तार में 8वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल कर लिया गया है। सार्क के प्रमुख कितने देश आ जाएंगे, 8 देश प्रमुख आते हैं, जिसमें से अफगानिस्तान को इन्होंने बाद में शामिल किया था। सार्क के 8 देश आपको याद है क्या, मैं लिखा दूं आपको, 8 देश। तो 8 देश कौन कौन से आ जाएंगे, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये क्या है, अपने भारत के जो आसपास के एरिया के जितने भी हैं आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपसे पूछा गया है तो गोंड जनजाति आ जाएगी, गोंड जनजाति। इसको संथाल भी बोला जाता है। अभी संथाल थोड़ी सी डिफरेंट है पर इतनी नहीं, ये गोंड जनजाति के अंदर ही आती है। तो संथाल जनजाति से अभी अपने राष्ट्रपति जी भी हैं, राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं संथाल जनजाति से संबंधित है। और कौन है ये, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू आ जाएगी। भील समुदाय है, ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समुदाय है। गोंड है, और गोंड क्या है, विश्व में भी ज़्यादा मायना रखता है। भील हैं, राजपूत भी बहुत सारे हैं और ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं है जितने ये हैं गोंड और भील, मीणा, ये 3 जाति ज़्यादा हैं। राजपूत भी है, एक राजपूत करके एक है ना, कमेंट करते हैं बहुत अच्छा, मोहन राजपूत है उनका नाम, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं वो। नेक्स्ट है प्रथम व्यक्ति जिसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिल गया था। भारत रत्न अवार्ड मिला था, किसे मिला था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को क्या है, ये क्या किया था, भारत के राष्ट्रपति नहीं बने उससे पहले ही इनको भारत रत्न जो है अवार्ड मिल गया था। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल आ जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है जो पहले से ही क्या है, राज्यपाल रह चुके हो। ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बालकृष्ण स्वामी, टी स्वामी, इनके नाम पे तो क्या है, आपको स्टेडियम यहाँ देखने को मिलेंगे, स्टेडियम। तो कोई स्टेडियम आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा, कोई पश्चिम बंगाल में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो 1947 के बाद, यानी 1947 में आज़ादी के बाद में ही इनको क्या है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। और उसी के तुरंत 1 वर्ष बाद निर्णय लिया गया कि इनको क्या है, भारत का गवर्नर बनाया जाएगा, भारत का गवर्नर। और गवर्नर कौन से, सिग्नेचर करते हैं ना नोट पे, देखा होगा आपने राजगोपालाचारी के सिग्नेचर, पुराने नोट उठा के देखना, आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, पुराने तो क्या है, अभी बचे ही नहीं होंगे ना, मेरे पास में भी नहीं है, 2000 का नोट भी नहीं है। और तो और मतलब बहुत सारे घबरा रहे हैं कि नोट बंद हो गए हैं 2000 के, क्या करेंगे, थोड़े मुझे ला के दे जाना है ना, मेरे पास कमी है। नेक्स्ट है संसार का सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप है। आंध्र का मतलब समझिए पहले, आंध्र होता क्या है, आंध्र महाद्वीप की बात हो रही है। आंध्र का मतलब होता है नमी वाला स्थान, नमी वाला स्थान। तो आंध्र महाद्वीप कौन सा आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि महाद्वीपों की बात हो रही है और बाकी इतने द्वीप मैंने शामिल किए नहीं हैं, क्योंकि मैं एशिया का नाम ले सकती थी इसके अंदर, बात सिर्फ दक्षिण अमेरिका की हो रही है। सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह स्थान जो क्या है, सबसे अधिक आंध्र है, यानी कि आंध्रता वाला अगर आपसे स्थान पूछ लिया जाए भारत का, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानसीन राम।
ये क्या है, सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। और ये किस में शामिल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, है ना, नमी वाले स्थान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इसने, मानसिन राम। कहाँ पे पड़ता है ये, मेघालय के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल आपसे पूछी गई है तो वो आ जाएगी अपने चावल। चावल क्या है, सबसे अधिक जगह भी घेरते हैं, पानी भी घेरते हैं, बहुत सारी चीजें इनको चाहिए होती है, क्योंकि पानी वाले एरिया में ही क्या है, चावल पैदावार हो सकते हैं। दूसरा, सबसे अधिक भारत में खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा आ जाएगा, तो भी चावल ही आपका आंसर हो जाएगा। और चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, अधिकतर दक्षिण भारत में ही होता है, अधिकतर दक्षिण भारत में होता है, दक्षिण भारत के अंदर होता है। मक्के के उत्पादन की बात करें तो ये बेसिकली उत्तर भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी मक्का और गेहूं उगाया जाता है। देखिए, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। चने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, देखिए जम्मू कश्मीर में भी उगाया जाता है चना, मक्का वगैरह। और चना जो है ये क्या है, सबसे कम पानी चाहिए होता है इसको, कम पानी, और कम पानी में होने वाली एकमात्र फसल है ये चना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है। गीत कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, तो गीत आ जाएंगे, कौन से गीत आ जाएंगे, हिंदी गीत। हिंदी गीत इनके कौन सी लैंग्वेज चलती थी मुगल सम्राटों के, तो उर्दू चलती थी, उर्दू, और उर्दू के साथ में एक चलती थी अरबी, अरबी लैंग्वेज। पर इन्होंने क्या है, हिंदी भाषा को भी बड़ा महत्व दिया था, हिंदी भाषा को। और कौन देते हैं, तो इनका नाम आ जाएगा जहांगीर का। किसका आ जाएगा, जहांगीर का। और मुगल सम्राट जो होते हैं ना, BHAJ, यानी कि चौथे नंबर के क्या है, मुगल सम्राट ये रहते हैं इसमें, मुगलों के अंदर। दूसरी अगर मैं बात करूं जहांगीर से बनने वाला एक और प्रश्न कि अंग्रेज किसके शासनकाल में भारत आते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल में क्या है, अंग्रेज भारत आते हैं। यानी कि इनको इस समय क्या है, पूर्णतः क्या है, परमिशन मिल जाती है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए ऑप्शन, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे अभी, क्योंकि ये क्या है, प्रश्न पहले आपकी SSC MTS में आया हुआ है, अब आपकी SSC MTS के एग्जाम में आने वाला है। कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत और चीन के पश्चात तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि भारत क्या है, ऑलरेडी प्रथम नंबर पे आ चुका है। तो पहले नंबर की बात करूं मैं तो भारत आ जाएगा, दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा चीन। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, देखिए तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा अमेरिका। और चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा इंडोनेशिया। पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा ब्राजील। ऐसे तो क्रम चलता ही रहेगा। चलो 5 आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और अभी चेंज हो चुका है, भारत आ चुका है प्रथम नंबर पे, दूसरे नंबर पे चला गया है चीन। और चीन के दूसरे नंबर पे जाने का कारण है कि इसने क्या है, रोक लगा दी थी। एक बच्चे के बाद में आप सेकंड बच्चा प्लान नहीं कर सकते, ये था इसमें। दूसरा क्या है, इनके रोक लगाने की वजह से वहाँ पे क्या है, बुजुर्ग की संख्या ज़्यादा हो चुकी थी चीन के अंदर। और अपने भारत में तो वही चल ही रहा है, अमेरिका की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत का मसाला उर्वरक क्षेत्र कौन सा है। क्वेश्चन को थोड़ा ही घुमाया गया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। भारत का मसाला उत्पादन पूछे या सबसे अधिक मसाले की पैदावार कहाँ पे होती है, तो कहाँ होती है, केरल के अंदर होता है। मसाले के एड तो आपने देखे होंगे ना, MDH। वो बात साहब का नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो क्या है, अभी उनका निधन हो चुका था। भारत का मसाला उर्वरक क्षेत्र केरल आ जाएगा। और केरल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, केरल के जो राजा थे उनके दरबार में कौन सा पुर्तगाल आया था, तो वो आते हैं अपने वास्को डी गामा जी, जो किसकी खोज करने के लिए आते हैं, भारत की खोज करने के लिए आते हैं। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में सबसे अधिक पैदावार किसकी होती है, सूरजमुखी की होती है, सूरजमुखी। और फिर होती है चाय की, है ना, चाय की। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में होती है कपास और चावल। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में किस चीज का उत्पादन होता है, नींबू का उत्पादन होता है। और नींबू मन, वो कौन सा नींबू है, इसका नाम कचाई लेमन,
कचाई लेमन कहाँ का है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है जोग प्रपात कहाँ स्थित है। जोग प्रपात ये क्या है, एक जल प्रपात है, जल प्रपात है जोग इसका नाम है। इसके साथ में 3 और छोटे छोटे जोग प्रपात से साथ में 3 और क्या है झरने यहाँ पे बनते हैं, प्रपात कहा जाता है इनको। कर्नाटक के अंदर आ जाएगा। और कौन सी नदी से निर्मित है ये, तो शरावती नदी, शरावती नदी। और शरावती गेहूं भी एक बड़े प्रसिद्ध हैं, कहाँ के हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे के सारे आप मुझे कमेंट करना, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। पर्ल सिटी के नाम से विख्यात है। पर्ल सिटी कहा जाता है तूतीकोरिन को, क्या कहा जाता है, तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है, निजाम शहर, निजाम, निजाम शहर कहा जाता है, निजाम शहर इसको कहा जाता है। कोची कहाँ आता है, केरल के अंदर आता है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है, विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर। और बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला, भूरा कोयला किसको कहते हैं, तो भूरा कोयला आ जाएगा लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट को किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट में से सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा है, जिसको हाथ में लेने पर भी वो काला रंग नहीं छोड़ता है, काला नहीं होता है, अलग सी चमक भी रहती है उसमें। नेक्स्ट है ये सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, अपने यहाँ झारखंड धनबाद में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, धनबाद में क्या है, कोयले की खाने हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। और राज्य की कमान हमेशा ही कौन संभालते हैं, तो मुख्यमंत्री ही संभालते हैं। अगर राज्य की जगह यहाँ केंद्र लिखा हुआ आ जाए तो फिर आपका आंसर प्रधानमंत्री, और अगर प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में ना हो तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है पीत क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति, पीत क्रांति से आपको याद रखना है पीला। और पीला क्या होता है, पीला कलर का क्या होता है, दालें वगैरह होती है ना पीले रंग की, तो ऐसे ही याद रखिए। तो तिलहन उत्पादन इसमें आ जाएगा पीत क्रांति से। दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा श्वेत क्रांति, क्या आ जाएगा, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। सब्जी उत्पादन, और सब्जी के उत्पादन की जगह आ जाए कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन से संबंधित कौन आ जाएगा, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति। मछली उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा नीली क्रांति, नीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले अगर बैठक की बात करूं, सबसे पहला अधिवेशन कहाँ होता था, बम्बई के अंदर हुआ, बम्बई के अंदर 1885 के अंदर हुआ था, 1885 में बम्बई के अंदर। पर यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज की क्या है, इन्होंने संकल्प बना लिया था। तो ये हुआ था लाहौर में, जो भी वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, अपना तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है किस देश में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया, यानी कि विस्थापित किया भी गया है और वापस हटा भी दिया गया है। तो ये कौन सा देश आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अफगानिस्तान। क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछे चीन में क्या है, सबसे बड़ी क्या है, बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्ति है। सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ देखने को मिलेगी, चीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बने होते हैं। प्राकृतिक अंतराल पर्वतों के बीच में, मैंने आपको दर्रे जब कंप्लीट करवाए थे तो फुल डिटेल से समझाया था दर्रा क्या होता है। तो दर्रा किसको कहते हैं, ये है जैसे दो पहाड़ है ना, ये दो पहाड़ हैं, इनके मध्य जो रास्ता निकला हुआ है या फिर इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया है लोगों के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, दर्रा ही हो जाएगा, दर्रा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट किसके बीच में स्थित है? पाक स्ट्रेट। और पाक यानी भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें हर टाइम तो आपके दिमाग में आता है रेड क्लिफ, पर पाक स्ट्रेट यहाँ पूछा गया है तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य में क्या आ जाएगा? पाक स्ट्रेट आ जाएगा। मैकमोहन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? भारत और तिब्बती एरिया यानी कि चीन के पास में चला गया है ना, तो भारत चीन के मध्य क्या बनता है? एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा आ जाएगा। रेड क्लिफ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा? भारत और पाक के मध्य यानी पाकिस्तान के मध्य बनने वाला क्या है? सीमा निर्धारण रेखा है। पाक जल डमरू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू है ना, ये जो है ये अपने भारत का नक्शा है। काफ़ी समय बोला है कोई भी मेरे नक्शे को लेके हिंदी नहीं बनाएगा। और ये क्या है? श्रीलंका है, जो ये एरिया है ना इसी को बोला जाता है। और पाक का नाम आ रहा है इस वजह से पाकिस्तान नहीं होगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाला देश है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन करता है। और सबसे पहले कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं? ये राष्ट्रगान भी ये लिखते हैं। आज का अपना अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न करने से पहले आप सभी कमेंट करके जाइएगा कि आज आपके 25 में से टोटल कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आज के लेवल के अकॉर्डिंग आपने 16 प्लस भी सही किए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बैठने के लिए। फाड़ के रख दोगे आप पेपर को, है ना, फाड़ना नहीं है, लिखना है उसमें। कलिंग युद्ध कब हुआ है? वैसे भी अब तो ऑनलाइन मोड हो चुके हैं तो फाड़ने की नौबत आती नहीं है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, अभी बताया था पहले। और अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और उसके बाद में क्या है? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सारी चीज़ें हो चुकी है अपने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मेरी लाइव क्लासेस चाहिए? अगर चाहिए तो ज़रूर लिख के जाइएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।